अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी जनरल मैथमेटिक्स ऑनलाइन लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फंक्शंस पे बात करने वाले हैं। फंक्शन क्या होता है और इसकी डिफरेंट इसको रिप्रेजेंट करने की डिफरेंट जो मेथड्स हैं उस पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फंक्शन जो है ये जस्ट लाइक एक मशीन की तरह वर्क करता है। जिस तरह हमारी रियल लाइफ में मशीन्स होती हैं, तो मशीन जो है उसको इनपुट दी जाती है, वो उसको प्रोसेस करती है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलती है। तो बिल्कुल जो फंक्शन है ये भी ऐसे ही वर्क करता है। अगर हम फंक्शन के मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है उसकी बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो एक ऐसा रूल या कोई ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस जो कि एक्स के हर एलिमेंट को किसी वाई के यूनिक एलिमेंट के साथ असाइन करे, तो उस रूल को या उस कॉरेस्पॉन्डेंस को हम फंक्शन का नाम देंगे। ए फंक्शन इज़ ए रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस विच असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ एक्स टू ए यूनिक इमेज ऑफ वाई। यानी अगर हमारे पास दो सेट हैं एक्स और वाई, तो ऐसा रूल या ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस जो एक्स के हर एलिमेंट को वाई के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ असाइन करेगा, तो वो जो रूल है या वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको हम फंक्शन कहेंगे। इसको अगर हम मज़ीद अगर समझना चाहें तो इस तरह से है। अगर हमारे पास दो सेट हैं एक्स और वाई, ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है, तो फ़र्ज़ करें ये हमारी कोई इनपुट्स हैं, कुछ इनपुट्स हैं हमारे पास, वही सेट में मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4। तो वाई सेट के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। ओके, तो ये जो एक्स के जो एलिमेंट्स हैं ये एज़ इनपुट्स काम करेंगे, और जो वाई के एलिमेंट्स हैं ये एज़ आउटपुट्स वर्क करेंगे। तो अगर मैं 1 को जो है वो 6 के साथ असाइन कर दूँ, 2 को 5 के साथ असाइन कर दूँ, 3 को 7 के साथ, 4 को 8 के साथ, तो अब मैंने एक रिलेशन बनाया है, यानी इस एक्स सेट का इस वाई सेट के साथ एक रिलेशन मैंने बनाया है। इस रिलेशन को मैं फ़ंक्शन कब कहूँगा? ये रिलेशन फ़ंक्शन तब होगा जब मैं ये देख पाऊँगा कि एक्स का हर हर एलिमेंट का वाई में एक यूनिक इमेज मौजूद है। सादा लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि एक इनपुट की एक ही आउटपुट होनी चाहिए। अगर तो एक इनपुट की एक ही आउटपुट है तो फिर ये जो रिलेशन है इसको हम फंक्शन कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें, 1 जो है इसकी आउटपुट जो है वो 6 है, यानी 1 की आउटपुट एक ही है। 2 की आउटपुट 5 है, 3 की आउटपुट 7 है, 4 की आउटपुट 8 है। तो एक्स का जो हर एलिमेंट है उसका, पहली बात तो ये है कि एक्स के हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, यानी एक्स का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। एक्स सेट के हर एलिमेंट का इमेज वाई में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स के हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं होने चाहिए वाई में। तो इसमें एक्स में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एलिमेंट्स से चारों के इमेजेस वाई में मौजूद हैं, और हर एक एलिमेंट का वाई में एक एक इमेज है। तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन का नाम दे सकते हैं। इसको मज़ीद अगर समझना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप ऑर्डर्ड पेयर्स बना लें इसके। ऑर्डर्ड पेयर जब आप बनाएंगे तो आपको समझना ईजी हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर आप इस तरह से बनाएं कि 1 का इमेज जो है वो 6 है, तो 1 6। 2 का इमेज 5 है तो 2 5। 3 का इमेज 7 है, 3 7। 4 का इमेज 8 है तो 4 8। ये हमने ऑर्डर्ड पेयर बना लिए इसके। ये रिलेशंस हैं, यानी एक्स और वाई का आपस में जो रिलेशन है वो हमने लिखे हुए हैं। अब इस रिलेशन को हम फंक्शन तब कहेंगे जब ये दो कंडीशंस पूरी करेगा। पहली कंडीशन तो ये है कि ये जो हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं इनका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ऑर्डर्ड पेयर डजंट रिपीट। ओके, सेकंड इस कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मिल के फर्स्ट सेट भी बनना चाहिए। नहीं, इन ऑर्डर पेयर्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उनको मिला के जो एक्स सेट है वो बनना चाहिए।
यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है मस्ट बी इक्वल टू द सेट ए, सॉरी सेट एक्स। यानी इन ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उनको मिला के पहला सेट भी बनना चाहिए। अगर कोई रिलेशन जो है वो इन दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल करे तो हम वो उसको फंक्शन का नाम दे सकते हैं। तो ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा है ये इन दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है। तो मीन के फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, मतलब वन 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 एक ही बार आ रहा है, टू एक ही बार आ रहा है, थ्री एक बार आ रहा है, फोर एक बार आ रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा। फर्स्ट एलिमेंट जब रिपीट कर जाए तो उसका मतलब होता है कि एक इनपुट की दो आउटपुट्स हैं। तो अगर एक इनपुट की दो आउटपुट होगी तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पहले सेट के बराबर भी होना चाहिए। आप देख लें फर्स्ट एलिमेंट्स में क्या क्या है, वन टू थ्री फोर। ये इन तमाम ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें वन टू थ्री फोर आ रहा है, और जो हमारा एक्स सेट है वो भी वन टू थ्री फोर है। तो मीन कि इसकी दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो ये जो फंक्शन है ये उसकी दोनों कंडीशन पे पूरा उतरता है। और अगर मैं आपको डियर स्टूडेंट्स रियल लाइफ से एक एग्जांपल दे दूँ, तो फंक्शन जस्ट लाइक एक मशीन की तरह वर्क करता है। हम एक मशीन को इनपुट देते हैं और वो मशीन जो है वो उसको प्रोसेस करती है, और प्रोसेस होने के बाद हमें मिलती है आउटपुट। तो बिल्कुल फंक्शन भी ऐसे ही वर्क करता है। हम उसको इनपुट देते हैं और वो उसको प्रोसेस करता है और बाद में हमें आउटपुट देता है। तो बिल्कुल एक मशीन की तरह जो है वो फंक्शन भी वर्क करता है। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके पढ़ेंगे, फंक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम फंक्शन को रिप्रेजेंट जो है वो करने के तरीके पढ़ेंगे कि हम फंक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन की नोटेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो नोटेशन है ये लियोनार्ड आयलर ने दी थी। आयलर एक मैथमेटिशियन था जिसने ये नोटेशन यूज़ की थी, और आज तक यही नोटेशन यूज़ हो रही है फंक्शन के लिए, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब बेसिकली क्या है, जब हम कोई सा भी फंक्शन लिखते हैं तो उसमें एक इनपुट होती है, एक उसकी आउटपुट होती है। तो ये जो x है ये बेसिकली इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, और जो y है ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं फंक्शन यहाँ पे लिखूँ फॉर एग्ज़ाम्पल y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस फोर, ये मैंने एक फ़ंक्शन लिखा है। अब ये एक साइड पे y लिखा हुआ है, एक साइड पे x लिखा हुआ है। तो अब ये जो x है ये यहाँ पे इनपुट का काम करेगा, यानी हम x को जब कोई वैल्यू देंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की भी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से जो है वो एक y और x का रिलेशन हमें मिल रहा है। अब ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं है तो उसको हम चेक कर सकते हैं। उसका हम टेबल बना के चेक कर सकते हैं, उसका ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के कई तरीके हैं। तो नोटेशन बेसिकली हम अभी समझ रहे हैं कि फ़ंक्शन को नोटेट कैसे करते हैं। फ़ंक्शन को नोटेट करते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसको पढ़ा कैसे जाता है, y इज़ इक्वल एफ ऑफ एक्स को यूँ पढ़ा जाएगा, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी y x का फंक्शन है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि सर्कल जो होता है ना, सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये आर यहाँ पे रेडियस है और पाई आप जानते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो ये सर्कल का रेडियस है इतना। ओके, अब ये जो सर्कल मैंने लिया है इसका रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया जो है हम निकाल सकते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके। पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है। अगर मैं रेडियस को बढ़ाऊँगा, कम करूँगा या ज़्यादा करूँगा तो उससे एरिया जो है इफेक्ट होगा। मीन जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडियस पे। रेडियस को चेंज करने से एरिया भी चेंज होगा। तो ये जो एरिया है ये डिपेंडेंट है किस पे, रेडियस पे, आर पे। लेकिन जो आर है वो ए पे डिपेंडेंट नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि फंक्शन में फिर दो तरह के वेरिएबल यूज़ होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट।
एक जो है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है, जबकि दूसरा जो है वो पहले पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। यहाँ पे जो रेडियस है ये इंडिपेंडेंट है और जो एरिया है वो डिपेंडेंट है। एरिया जो है वो डिपेंडेंट है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम इंडिपेंडेंट को चेंज करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट भी चेंज होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फ़ंक्शन की नोटेशन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो मैंने एक फंक्शन लिखा था ए इक्वल पाई आर स्केयर, यानी जो एरिया है सर्कल का वो पाई आर स्केयर है। यहाँ पे तो जो आर है वो इंडिपेंडेंट और ए जो है वो डिपेंडेंट है। तो अगर हम इसको एक टेबल से यूँ चेक कर लें, हमें बेहतर आइडिया हो जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है, हमें किस तरह से पता चल सकता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि मैं पहले इसको वेज आपको बता दूं रिप्रेजेंट करने के, उसके बाद हम इसको टेबल की फॉर्म से भी समझ लेंगे। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के चार तरीके हैं, चार तरह से आप फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें से जो पहला तरीका है उसका नाम है इक्वेशन, इन इक्वेशन फॉर्म, यानी फंक्शन को आप इक्वेशन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का टेबुलर फॉर्म, आप फंक्शन को टेबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है ग्राफिकल फॉर्म, यानी फंक्शन का आप ग्राफ बना के भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर चौथा तरीका ये है कि आप उसको इन वर्ड्स, अपने अल्फाज में आप उसको बयान कर दें। तो ये चार वे हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के। तो इनको वन बाय वन हम सीख लेते हैं कि इक्वेशन फॉर्म में फ़ंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टेबुलर में कैसे, ग्राफिकली कैसे, और इन वर्ड्स आप कैसे कर सकते हैं। तो इक्वेशन फॉर्म में तो आप, अगर मैं कोई इक्वेशन यहाँ पे लिखूँ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है। किस तरह से कि अगर मैं y को इस साइड पे रखता हूँ तो ये x इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो ये एक फंक्शन बन गया। यानी पहले ये एक इक्वेशन थी, ये इसकी डिग्री क्योंकि 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन थी, तो इसकी मदद से जो फंक्शन बना है ये एक लीनियर फंक्शन बना है। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन की मदद से भी हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको इक्वेशन जब लिखी होगी तो उसमें आपको वाई को सेपरेट, एक्स और वाई को सेपरेट करना होगा। आमतौर पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो इस तरह से हम फंक्शन को नोटेट कर सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में। इस तरह अगर आप टेबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप उसका टेबल बनाएंगे। अब टेबल किस तरह से आप बनाएंगे, टेबल में आप जो है वो दो रोज़ बना लेंगे, और कॉलम्स आपकी चॉइस है कि आप कितने इनपुट्स लेना चाहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे मैंने y लिखा, इनपुट और आउटपुट। तो आमतौर पे जब आप टेबल बनाएं तो आप 4-5 वैल्यूज़ पे चेक कर लें फंक्शन को, तो ये बेस्ट होता है। वैसे आपकी चॉइस, आप ज़्यादा भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप 5 वैल्यूज़ तो लाजमी चेक करें। यानी आपने ये जो फंक्शन लिखा है इसको आप टेबल की फॉर्म में यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप x को जब कोई इनपुट देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y भी कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी इनपुट देंगे तो उसकी आउटपुट भी हमें मिलेगी। तो यहाँ से इजीली आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। ये एक रिलेशन हमने लिखा हुआ है, तो आया ये फंक्शन है या नहीं है, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो इसका आप ये करें कि आप 5 वैल्यूज़ जो है वो चेक कर लें। 0 पे चेक कर लें फंक्शन को, और 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव वैल्यूज़ पे। तो आप पहले 0 लिखें सेंटर पे, इस साइड पे 2 पॉजिटिव वैल्यू लिख लें 1 2, और इस साइड पे लिख लें -1 और -2। ओके, तो वन बाय वन आप देखें कि जब हम ये x को इनपुट्स देंगे तो उसके लिहाज से हमें y कितना मिलेगा। जब हम x को 0 से यानी x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमें y कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पे जब हम x की जगह पे 0 लिखेंगे
तो 7 - 0 7 ही आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 7। अगर मैं x की जगह पे हम 1 लिखेंगे तो 7 - 1 कितना आ जाएगा, 7 - 1 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ पे अगर x की जगह पे हम 2 लिखेंगे तो 7 - 2 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम x की जगह पे -1 लिखेंगे तो y कितना आएगा, देखें 7 माइनस इंटू एक्स की जगह पे आपने -1 लिखना है, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, 7 + 1 कितना 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको y मिल जाएगा 8। और इस तरह अगर आप x की जगह पे -2 लिखेंगे तो वो असल में बाहर भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेबल बना दिया आपने इस फंक्शन का, इस रिलेशन का आपने टेबल बना दिया। अब आपको यहाँ से ईज़िली जो है वो आइडिया हो जाएगा कि क्या ये जो रिलेशन आपने बनाया है, ये जो टेबल आपने बनाया है, ये फंक्शन का है या नहीं है। अब वो किस तरह से आइडिया होगा, अब देखें एक इनपुट की अगर आपको एक ही आउटपुट मिल रही है तो इसका मतलब वो फिर फंक्शन है। 0 जो है वो इनपुट है और उसकी आउटपुट 7 है, एक ही है, मीन के एक इनपुट की एक आउटपुट है। 1 की आउटपुट एक है, 2 की आउटपुट एक है, -1 की एक है, -2 की एक है। तो ये जो हमने टेबल में वैल्यूज़ लिखी हैं इन सब के लिए जो फंक्शन है उसकी आउटपुट एक ही है। तो इसका मतलब है कि ये जो टेबल है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टेबलर फॉर्म में हम टेबल जो है बना सकते हैं। इसको आप अगर चाहें तो कैलकुलेटर पे भी बना सकते हैं। कैलकुलेटर पे जो है टेबल बनाना जो है वो मैंने बताया हुआ है पहले आपको। अगर नहीं पता तो मज़ीद मैं जो है वो किस दिन आपको बता दूंगा। टेबल जो है वो कैलकुलेटर में भी आप बना सकते हैं। वो फिर कैलकुलेटर में आप जितनी भी वैल्यूज़ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 वैल्यूज़ लिखी हैं, वहाँ पे आप 10 12 20 50 जितनी भी वैल्यूज़ का टेबल बनाना चाहें वो आप कैलकुलेटर पे बना सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने दो तरीके पढ़े दिए अभी तक। फंक्शन को हम इक्वेशन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इक्वेशन टेबुलर फॉर्म में भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ग्राफिकली हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो बहुत इजी है। ग्राफिकली हम फंक्शन को, जी तो स्टूडेंट्स अब हम ग्राफिकली सीखते हैं कि ग्राफिकली हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो अभी हमने पहले टेबल बनाया था फंक्शन का इनपुट और आउटपुट के साथ, तो उसको अब हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए आप पहले तो ये काम करें कि दो लाइंस लगाएं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मीन कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लें अपने। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब आप जानते हैं कि इस तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इस तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, सॉरी ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। तो उसके बाद आप ये करें कि इसके ऊपर आप एक स्केल चूज़ कर लें। अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वहाँ पे तो ऑलरेडी जो है वो लाइंस लगी होती हैं, लेकिन अगर आप पेपर पे बना रहे हैं, अपने साफ पेज पे बना रहे हैं, तो उसके आप फिर हैंड गैस यूज़ करें। अपना हैंड गैस आपका अच्छा होना चाहिए। तो आप अपने अंदाजे से एक जो है वो छोटा सा डिस्टेंस चूज़ कर लें। तो ये मैंने एक डिस्टेंस ले लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी तरह आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लगा लें। अब डिस्टेंस जितना आपने इधर चूज़ किया हुआ है यूनिट डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस आप इधर भी रखेंगे। 1 -1 -2 -3 -4। इसी तरह वाई एक्सिस पे आप चले जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी आप लगा लें इतने ही डिस्टेंस पे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो ये -8। तो इस तरह आपने ये सिम इक्वल डिस्टेंस पे ये आपने डॉट्स लगा लिए। अब आप क्या करेंगे कि एक वैल्यू आप x की लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे y की वैल्यू कितनी है। जब आप x देखेंगे तो वो इनपुट होगी आपकी, और जब y देखेंगे वो आउटपुट होगी आपकी। तो हमेशा आप इस बात का ख्याल रखें कि जब भी हम ग्राफ बनाते होते हैं तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमेशा हम x एक्सिस पे लेते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको y एक्सिस पे लेते हैं। तो इसी वजह से हमने ये जो x है इसको हम इंडिपेंडेंट रखते हैं, और जो y है उसको हम डिपेंडेंट कह रहे हैं, क्योंकि y जो है वो y एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट करना है उसको।
तो एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। तो अब देखें यहाँ पे हम अगर ज़ीरो से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो वो आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। जब हमारे पास x-2 है तब y हमारे पास 9 है। तो आप देखेंगे, आप पहले देखेंगे x की वैल्यू -2 कहाँ पे है, तो ये नेगेटिव x एक्सिस पे होगी। यहाँ पे x जो है वो -2 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y तो 9 है। अब हम देखेंगे कि आप इस -2 की डायरेक्शन में y की सिमत में मूव करेंगे, क्योंकि y पॉजिटिव का 9 है तो अब ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे, यहाँ पे 9 जो है वो y एक्सिस पे कहाँ पे है, यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है। तो ये बिल्कुल इन दोनों के आमने सामने आप एक डॉट लगा लेंगे, ये ऐसे 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 तकरीबन यहाँ पे ये डॉट लग जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये पॉइंट आपका आ गया -2,9। ठीक है, अब आप अगली वैल्यू देखेंगे x की -1 है तो -1 x यहाँ पे है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y 8 है। तो अब आप 8 के सामने और -1 के सामने एक डॉट लगा लेंगे। इसको इधर देखते जाएंगे ऊपर की तरफ, और y 8 कहाँ पे है जी, वो यहाँ पे है। तो ये तकरीबन यहाँ पे एक डॉट लग जाएगा। ओके, इसी तरह से जब x 0 है तब y 7 है। अब x तो 0 यहाँ पे है ओरिजिन पे, और y 7 कहाँ पे है, y 7 जी यहाँ पे है। ओके, तो 0 के और 7 पे आपने यानी x 0 और y 7 दोनों कहाँ मीट करेंगे, वो यहाँ पे मीट करेंगे। ओके, इसके बाद जब x 1 है तब y 6 है। जब x की वैल्यू 1 आप लेंगे तो अब x तो 1 यहाँ पे है पॉजिटिव x एक्सिस पे, और y 6 कहाँ पे है, ये 7 था तो 6 यहाँ पे है तकरीबन। तो ये दोनों कहाँ मीट करेंगे, यहाँ मीट करेंगे। ओके, इसी तरह से जब x2 है तब y5 है, तो x2 कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, और y5 कहाँ पे है, y5 जी यहाँ पे है। तो ये दोनों कहाँ मीट करेंगे, यहाँ मीट करेंगे। ओके, तो ये जो आपने पॉइंट अब लगा लिए हैं 5 पॉइंट, इन पांचों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर देंगे कि तो जो लाइन लगेगी वो फंक्शन की लाइन होगी। ये ग्राफिकल वे है फंक्शन रिप्रेजेंट करने का। देखें, अब आपके पास कोई स्केल वगैरह होना चाहिए, तो स्केल की मदद से आप इसको मिला दें इन पॉइंट्स को। तो जब आप स्केल आप रखेंगे तो आप इनको लाइंस को इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं इस तरह। तो स्टूडेंट्स, ये हमने ग्राफिकली जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट किया। तो अब आप, क्योंकि जो फंक्शन था वो लीनियर फंक्शन था, तो उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बना है, मतलब एक सीधी लाइन लग गई है। हमेशा याद रखें कि जो लीनियर फंक्शन होता है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर फंक्शन हैज़ always has a straight line graph। यानी उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी लाइन लगेगी, वो चाहे ऐसे लग जाए, वो चाहे ऐसे लग जाए, चाहे ऐसे लग जाए, सीधी लाइन लगेगी, उसमें कोई कर्व नहीं आएगी उसमें। लेकिन जो नॉन लीनियर फंक्शन होगा जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा होगी, वो जो है वो उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, उसमें कर्व आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने तीसरा तरीका पढ़ा, ग्राफिकली भी हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और चौथा तरीका जो है वो इन वर्ड्स आप फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन वर्ड्स आप लिख सकते हैं कोई किसी भी फंक्शन को। जिस तरह से एक फंक्शन एक अगर स्ट्रेट लाइन है, एक लीनियर फंक्शन है, तो आप बता सकते हैं कि दिस इज़ अ लीनियर फंक्शन, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर एक नॉन लीनियर फंक्शन है तो उसका जो ग्राफ है वो कर्व्ड होगा। दिस फंक्शन इज़ नॉन लीनियर सो इट हैज़ कर्व ग्राफ। तो अपने वर्ड्स में भी आप जो है फंक्शन को बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे मैं और बताता चलूँ, तो कोई भी जो है वो जब आप ग्राफिकली फंक्शन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, किसी इक्वेशन का आप ग्राफ बना लेते हैं, और फिर आपने ये चेक करना हो कि क्या आया वो जो ग्राफ है वो फंक्शन का है या नहीं है। तो वो टेबल से तो हमें पता चल जाता है ना कि वो फंक्शन है या नहीं है। अगर हमें एक इनपुट की एक ही आउटपुट नज़र आ रही होगी तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन है। लेकिन अगर किसी हमें एक ग्राफ बना के दे दिया जाए
जिस तरह आपको ये टेबल अगर नहीं पता, इस टेबल का आपको नहीं पता, आपको ये ग्राफ दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है बताएं ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का है या नहीं है, तो आप किस तरह से डिसाइड करेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं है। उसके लिए टेस्ट एक यूज़ होता है जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? ये वर्टिकल लाइन टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि वो जो ग्राफ है जो आपको दिया हुआ है वो फंक्शन का है या नहीं है। किस तरह से पता चलेगा? आपने एक सीधी लाइन ड्रा करनी है, वर्टिकल लाइन। अगर ये वर्टिकल लाइन जो है वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करे तो फिर वो जो ग्राफ है वो फंक्शन का ग्राफ है, ये आपको ईज़िली पता चल जाएगा। और भी ड्रा करके देख लें, जितनी भी आप वर्टिकल लाइंस ड्रा करेंगे अगर वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करती हैं तो फिर आपका जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये एक टेस्ट है जो यूज़ होता है फंक्शन को चेक करने के लिए कि कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं है, कोई ग्राफ जो है वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपका फंक्शन कुछ ऐसा होता है, यानी आप ग्राफ बनाते किसी फंक्शन का और वो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता, ऐसा, तो फिर आप देखना होता कि ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये फंक्शन है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, ये एक वर्टिकल लाइन आपने ड्रा की है, ये जो वर्टिकल लाइन है वो इस ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है? एक, दो, तीन, ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है। अगर आप एक सर्कल बना लें, यहाँ पे सर्कल, अब आपने बताना हो कि क्या जो सर्कल है वो एक फ़ंक्शन होता है या नहीं होता। तो सर्कल एक फ़ंक्शन नहीं होता, कैसे पता चला? आप यहाँ पे देखें, ये सर्कल आपने बनाया था, मतलब सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट 1 भी हो सकता है। ओके, तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे, इसको कुछ आप वैल्यूज़ देंगे, एक टेबल बना के उसके बाद आप ग्राफ बना लेंगे, तो ये सर्कल का एक ग्राफ बन गया आपका। अब आप ये बताना चाहते हैं क्या सर्कल जो है वो एक फंक्शन है या नहीं है, तो ये आप वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ पे यूज़ कर लें। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, वर्टिकल लाइन, और देखें कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये इस सर्कल को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है। इस ग्राफ को ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक और ये दो। तो हम ये कह सकते हैं इजीली कि ये जो सर्कल है ये फंक्शन नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फंक्शन में एक इनपुट की एक ही आउटपुट होनी चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो एक इनपुट की दो आउटपुट्स हैं। इनपुट तो ये है, ये एक इनपुट है, एक्स एक्सेस के ऊपर जो है ये हम इनपुट्स लेते हैं, तो इनपुट तो यहाँ पे एक ही है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू हमें दो मिल रही हैं। एक वाई की वैल्यू ये वाली है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वाई की, और दूसरी वाई की वैल्यू यहाँ पे ये भी मिल रही है। तो एक इनपुट की दो आउटपुट आपको मिल रही हैं यहाँ पे, तो ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं होता। फंक्शन में एक इनपुट की एक ही आउटपुट होती है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई जो ग्राफ है वो फंक्शन का है या नहीं है, वर्टिकल लाइन टेस्ट की मदद से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज के लेक्चर में हमने जो है बेसिकली फ़ंक्शन के बारे में पढ़ा है और फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के जो डिफरेंट वेज़ हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो इनको आप अच्छी तरह जो है वो रीड आउट कीजिएगा, और बस आपका होमवर्क इसमें कोई ख़ास नहीं है। आप लोग जो है वो इसको समझिएगा, इसको रीड कीजिएगा और इसकी डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।